हमारी जो वैन थी पीटीवी की, उस पे आके उसका कंट्रोल संभाल लिया था और उन्होंने कहा था कि ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना। दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। अच्छा। सून आफ्टर राहील साहब की अपॉइंटमेंट उन्होंने फिर आईएसपीआर को ख़त लिखा कि जी ये क्यों हुआ है, क्योंकि वो आदमी परवेज साहब ने लिखा। जी हाँ, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। अभी कभी परवेज साहब से पूछिए। उस वक्त डीजी आईएसपीआर कौन थे? इस वक्त मेरा ख्याल है आसिम थे, आसिम बाजवा साहब। अच्छा। दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट कि मेरे कान खड़े हुए कि यार अभी तो इब्तदाई कार हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है, इस तरह की बदगुमानियाँ क्यों फैलती हैं। तो खैर फिर मामलात चलते रहे। राहील शरीफ साहब की तरफ से मेरा ख्याल है कि कोई शुरू से ही शायद उनका एक इमेज बिल्डिंग का जो एक था, जो आसिम बाजवा साहब ने एक पूरी मशीनरी वज़ा की उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए, और वज़ीर आज़म उनके सामने बोना नज़र आना चाहिए। वो पूरा एक आपको याद होना चाहिए कि किस तरह उनको एक आलमगीर लीडर बनाने की कोशिश की गई, और वो एक मुहिम चलती रही। खैर मियाँ साहब ने उसको नहीं किया। फिर उसके बाद फिर पानामा आता है, फिर डॉन लीक्स। पानामा से पहले डॉन लीक्स आती हैं। अब डॉन उसमें जनरल राहील का क्या किरदार था, और क्या ये एक वाक़या जो था ये क्रिएट किया गया था, ये मीटिंग हुई थी? बहुत सारी चीज़ें अब तो सामने आ चुकी हैं, कुछ आप भी बताइए। देखिए मीटिंग तो हुई थी ना। हाँ। मीटिंग हुई थी और उसमें रूटीन की बातें हुई थी। मुझे याद है कि फॉरेन सेक्रेटरी इस मीटिंग से पहले तशरीफ़ लाए थे, एजाज़ चौधरी साहब, और उन्होंने ये जो साइफ़र वगैरह के ज़िक्र चलते हैं, तो उन्होंने एक अमेरिकन साइफ़र का जिक्र किया था जी कि वो इस बात पे बड़े सख्त शदीद नाराज़ हैं और हमें फौरी तौर पे कुछ करना चाहिए। तो खैर फिर एक मीटिंग मियाँ साहब ने वहाँ भी की, जाके फ़ॉरेन ऑफिस में भी मैं भी साथ था उनके, वहाँ भी बातें हुई। तो इस मीटिंग के अंदर ये बात की गई कि जी ये जो सर्टन एलिमेंट्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके बारे में हमें स्ट्रिक्ट कार्रवाइयाँ करनी चाहिए और ये इम्प्रेशन ख़त्म होना चाहिए कि हमारे अंदर से उनको सपोर्ट मिलती है। इस पे शहबाज साहब ने भी कोई रिमार्क्स दिए होंगे, हुआ। लेकिन अगले दिन फिर एक बहुत बड़ी खबर डॉन में लग गई कि जी जिसमें ये कहा गया जी कि सिविल जो गवर्नमेंट है उसने स्नब किया है फ़ौज को, और ये वो सिरल अल-मायदा की जो मारूफ स्टोरी थी। जी सिरल की, जी, जो डॉन लीक्स कहलाई। फिर तो वो सब हैरान हुए। परवेज साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि मेरे इल्म में नहीं है, ना मेरा काम है किसी खबर को रोकना कि मैंने कोई कोताही की हो। और राव तहसीन साहब थे, उनसे बाज़पुरस हुई। खैर मामला चलना शुरू हो गया। फिर फौरी तौर पे तरदीद हमें कहा गया जी कि आप इसकी करें कि ऐसा नहीं है, हमने तरदीद भी कर दी। उसके बाद फिर कोई कमेटी एक बन गई, जो हमें नहीं मालूम कि वो कमेटी कौन सी थी। वो हमारे जो चौधरी निसार साहब थे उनके इल्म में थी शायद। वो कमेटी फिर काम करना शुरू हो गई। करते करते एक नतीजा ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कहा जी कि आप परवेज़ रशीद को फारिग करें, कुर्बानी दें, राव तहसीन को फारिग करें। बिल्कुल, राव तहसीन को करें, फातमी को करें, ये करें। तो और ये सब माने आप लोगों ने तस्लीम किया, मियाँ साहब ने माना। मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक दिन मुझे वज़ीर आज़म ने बुलाया, मैं अपने ऑफिस से गया उनके पास। तो अभी टाइम था उनसे मुलाकात का, तो मैं फवाद के कमरे में बैठ गया। तो वहाँ थोड़ी देर बाद वो वहीं आ गए। तो मुझे बैठ के कहने लगे जी कि देखें ये क्या हो रहा है, और अब ये कह रहे हैं जी कि आप जो हैं वो परवेज़ रशीद को निकालें, और आपको पता है मैं उसकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ, कितना वो हमारा लायल आदमी है, मैं कैसे करूँ ये काम। खैर मैंने उन्हें कहा जी कि अब मामलात को अगर आगे हमने चलाना है तो फिर कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करने के मामला ख़त्म हो। ठीक है, परवेज़ साहब यही है, इंशाल्लाह हम फिर अकोमोडेट कर लेंगे। एनीहाउ वो खुश नहीं थे इस बात पे। ये फ़ैसला हो गया जी कि उन्हें हटाना है। अब अगले दिन मीटिंग फिर एक बुलाई गई वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, जिसमें मियाँ साहब ने उनको कम्युनिकेट करना था जी कि ये मजबूरी है हमारी। परवेज़ साहब को बुलाया गया, डार साहब थे, परवेज़ अपना चौधरी निसार अली ख़ान थे, और शहबाज साहब ने आना था लेकिन वो नहीं आ सके थे। तो उसमें परवेज़ साहब आ गए लेकिन मियाँ साहब ना आए वेट करते करते। तो फिर इतनी देर में मरियम आई, और मरियम ने आके मिली परवेज़ साहब को और कहा जी कि मुझे अब्बू ने भेजा है
तो वो कहते हैं कि मैं परवेज़ का सामना नहीं कर सकता। तो ये मामला है। मगर उन्होंने बात मानी, आंखों में आंसू आ गए। एस्टैब्लिशमेंट से उन्होंने कहा बेटा अगर मेरी वजह से ऐसा होना है तो कोई बात नहीं। खैर उनकी कुर्बानी दे दी गई। फिर फातमी साहब का मसला खड़ा हो गया। सर अब ये सबकी कुर्बानी दी उन्होंने, मगर अब ये पानामा आता है इसके बाद, और ये वो दौर है जिसमें कि जनरल राहील की एक्सटेंशन भी ज़ेरे गौर थी। वो या एक्सटेंशन, इससे पहले ये एक्सटेंशन की ख्वाहिश उनकी सामने आ चुकी थी, पानामा से भी पहले आ चुकी थी। पानामा में जो ज़्यादा हवा भरी गई ना, वो इसी वजह से भरी गई कि मियाँ साहब एक्सटेंशन पे आमादा नहीं थे और ये पानामा इस्तेमाल किया जा रहा था उन पे प्रेशर डालने के लिए कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये भी आपके साथ हो सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि उनको ये ऑफ़र भी की गई कि अगर आप एक्सटेंशन देंगे तो पानामा जो है इसको फिजल आउट किया जा सकता है? मुझे आसमा वो दिन याद है, सुबह रात को बल्कि मैंने मियाँ साहब को कॉल की। मैंने कहा जी मैंने सुबह मिलना है आपसे, कुछ ज़रूरी मेरा अपना काम था दफ्तर का। तो वो कहने लगे मैंने गिलगित जाना है कोई वहाँ पे पता नहीं 10:30 बजे, तो आप 9 बजे आ जाएं। मैं 9 बजे चला गया, मेरे हाथ में फ़ाइल थी तो मैं वो खोलने लगा तो उन्होंने कहा जी नहीं इसे बंद ही रहने दे, मैं देख लूँगा, पहले मेरी बात सुने। उन्होंने फिर अपनी एक कहानी शुरू की, बड़ी लंबी, कोई आध पौन घंटा, और जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ और तकलीफ़ हुई कि वज़ीर आज़म इस तरह की कैफियत में है। 2 दफ़ा IDC आया लेकिन वो बैठे रहे। आखिर में जब वो उठे तो मैंने कहा मियाँ साहब ये ऐसा सारा कुछ क्यों हो रहा है? तो उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, एक्सटेंशन। मैंने कहा अच्छा इस वो तो कह चुके हैं, उनका बयान आ चुका था कि जी आसम बाजवा का जी कि अब चीफ को एक्सटेंशन नहीं चाहिए, ये उसके बाद की बात थी। तो मैंने कहा जी वो तो कह चुके हैं। तो कहने लगे बस वो उठ के चले गए। कहने लगे वो कहने की बातें हैं, ये सब दबाव मुझ पे जो गहरा तंग किया जा रहा है उसके बाद फिर पनामा आता है। पनामा में 2 चीज़ें आप जहन में रखें। मियाँ साहब की सेहत का मसला था, उन्होंने ख़ुद कहा जी कि राहिल शरीफ ने कि आप पहले चले जाएं, पनामा के बाद की बात है, और सेहत का अपना ज़रूर मुख्तसर दिनों के लिए 2-4 दिनों के लिए गए थे वो। इस दौरान कोहाट में उनकी कोई दरबार था छोटा मोटा, तो जहाँ आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, और उन्होंने पानामा की जो स्पिरिट थी उसको हाईलाइट किया कि जब तक हम करप्शन का सद्देबाब नहीं करेंगे मामला। अब ये बहुत अच्छा एक सेकंड, इसके फ़ौरन बाद उन्होंने 2-4-6 दिन के बाद उन्होंने ऐलान किया जी कि इतने फ़ौजी अफसरों और जर्नैलों के ख़िलाफ़ हमने करप्शन के लिए एक्शन लिया है और उन्हें फारिग कर दिया। सो करप्शन को वो हाईलाइट करने लगे, बहुत बड़ा इशू बनाने लगे और उसे दिफा के साथ रिलेट कर दिया। मगर याद रहे कि ये वही जनरल राहील हैं जिन्होंने एम्पायर की उंगली के मुतालबे पे अपनी उंगली नहीं खड़ी की, और उनको ये क्रेडिट तो जाता है बहरहाल, क्योंकि उस वक्त जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम धरने वाला वो रह गया सी। एम्पायर की उंगली का मामला है 2014 का जी, अप्रैल का जी, ये जी जाहिर है उस वक्त अगस्त का, हाँ अगस्त में 14 अगस्त को हुआ था हाँ। और आप यूँ जानिए कि सितंबर अक्टूबर में अभी उन्हें 1 साल नहीं हुआ था, तो अभी बहुत सी उम्मीदें उनकी वाबस्ता थी उस निज़ाम के साथ जिससे वो होके आए थे, या यूँ कह लें कि नवाज शरीफ के साथ। वो मायूस नहीं हुए होंगे, वो चाहते होंगे कि जी मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये अगर उंगली का मामला आ जाता ना कहीं 2016-15 के आसपास या 16 के आसपास, तो फिर उनका बिहेवियर भी शायद मुख्तलिफ होता। मतलब तब वो उंगली उठा लेते, एम्पायर उंगली कर लेता। मैं नहीं कहता। अच्छा वो जो मीटिंग हुई थी धरने की रात जिसमें कि खान साहब भी गए थे, फिर वो मियाँ साहब, वो भी आपको याद है कि वो क्या मतलब जनरल ज़हीरुल इस्लाम, फिर वो जो धरने की टेप्स का मामला था कि मियाँ साहब ने सुनी कि जो प्लानिंग हो रही थी, उसकी भी कोई आगाही है आपको? देखें वो मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता हूँ, ना मैंने टेप सुनी है, लेकिन उसकी कहानी मैंने मियाँ साहब से भी नहीं पूछा कभी। लेकिन ये उन्होंने पूरी तफसीर से बताया था मुझे कि उन दिनों किस तरह रात को एक साहब आए और मियाँ साहब जल्दी सो जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं तो अब आराम कर रहा हूँ, मैं नहीं मिलूँगा। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं ये बड़ा अहम मसला है। डार साहब से रब्ता किया उन्होंने, फिर डार साहब ने मियाँ साहब को जगा के कहा, और मलिक रियाज साहब एक पैगाम लेके आए कि जी आप
या मुस्तफ़ी हो जाएं या मुल्क से बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा ये धरने के दौरान उन्होंने कहा जी ये किसका पैगाम है। उन्होंने कहा जी कि ये मैंने कसम खाई है, ये मैं नहीं बता सकता। मियाँ साहब ने कहा फिर मैं बात आपकी सुनता नहीं हूँ आप। खैर रिवील ये हुआ कि जी वो ज़हीरुल इस्लाम साहब का मैसेज था और मियाँ साहब ने कहा जी आप उन्हें जाके बता दें कि मैं इस्तीफ़े देने वालों में से नहीं हूँ, मैं ना भागूंगा, ना छुट्टी लूँगा, ना कहीं जाऊँगा, मैं यही हूँ। लेकिन वो ये बात ज़रूर कहते थे कि देखें ये क्या मुल्क बन गया है जहाँ एक हमारा मातहत 10 दर्जे नीचे का मातहत जो मेरे दस्तखतों से अपॉइंट होता है वो मुझे कहता है कि तू इस्तीफ़ा दे के घर चला जा। तो ये तज़किरा वो किया करते थे। और उसके अलावा जो राहिल शरीफ साहब के डान लीक्स और पानामा के बारे में आपने पूछा था, तो पानामा में ये मैसेज मिला था कि जी अगर आप एक्सटेंशन दे देते हैं तो पानामा को आप भूल जाएं, पानामा को हम संभाल लेंगे। तो मियाँ साहब ने कहा था कि नहीं, मैं इस तरह का सौदा नहीं करता, पानामा का जो कुछ भी होना है मैं भुगत लूँगा। तो इसका मतलब ये कि उस वक्त की जो जुडिशरी थी वो कम्प्लीटली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के ये काम करें। आप देख लें ना आसमा, आप फैसले सारे देख लें जिस तरह आए हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर ये आप देखें, ये जो दरख्वास्तें थीं जिस पे अकामा निकला बाद में और पानामा का केस चला, ये 2 दरख्वास्तें गई थी सुप्रीम कोर्ट में, एक इमरान खान साहब की, एक जमात इस्लामी की। दोनों को उन्होंने फेंक दिया था जी कि ये फ्रिवलेस हैं, नाकारा हैं, फजूल हैं, इनमें बेजान हैं, लग़्व हैं। ख़त्म हो गया किस्सा। बाद में जब खोसा साहब कहते हैं कि तुम बाहर क्या ढूंढ रहे हो, तुम हमारे पास क्यों नहीं आते, यहाँ उन्होंने कहा जी कि मैं लॉकडाउन करने वाला हूँ इस्लामाबाद के अंदर। फिर अक्टूबर में ये दरख्वास्तें लग गई, वही फ्रिवलेस, उनमें कोई चेंज नहीं आई। फिर उसमें शेख साहब भी शामिल हो गए। उसमें खोसा साहब का क्या इंटरेस्ट था? आई मीन क्यों वो कहते वो देखिए ना, खोसा साहब का क्या इंटरेस्ट होगा? जो वो कहते हैं जी कि सिसिलियन माफिया हैं, वो खोसा साहब एक फैसला देते हैं, बाकी 3 डिसएग्री करते हैं। खोसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, उस बेंच के सरबराह जी। तो 3 जज आपसे डिसएग्री कर रहे हैं, ये 2। इन्होंने जब फैसला सुनाया तो पहले सबसे पहले अपना फैसला सुना। तारीख में कभी आपने देखा है कि इख्तलाफी फैसला पहले पढ़ा जाए और अक्सरियत का फैसला जो है वो खुफिया रख। बोस सिसिलियन माफिया हैं, ये हैं, आप उनका पूरा फैसला पढ़ें, उसमें सिवाय बोस के, अनाद के, नवाज शरीफ। फवाद हसन फवाद साहब कहते हैं कि कोई उनकी भी एक्सटेंशन का मामला चल रहा था, फिर उनसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ था। वो तो खोसा साहब का इशू आया ना बाद में, जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला आया, तो ये उस वक्त की बात है ना, ये तो खान साहब के दौर की बात जी, है, जब वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं।